नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं मृदा विज्ञान के इस डेमो सेशन में। सॉइल साइंस, काफ़ी दिनों से बच्चों की डिमांड थी कि सर सॉइल साइंस की क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो आज से हम एजीटीए और टीजीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मृदा विज्ञान की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज का क्लास जो हमारा है वो डेमो क्लास है, जो कि आपको यूट्यूब पर मिलेगा और एप्लीकेशन पे भी डेमो क्लास मिलेगा। इसके बाद की जो क्लासेस हैं वो हमारे एप्लीकेशन से आप लोगों को मिलेंगी। यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ डेमो क्लास मिलेगा। जो बच्चे हमारे एजीटीए और टीजीटी बैच से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट का आगाज भी आ रहा, आयोग के द्वारा ये बताया गया है कि दिसंबर माह से लेकर के जनवरी के अंत तक हम एग्ज़ाम करा लेंगे। तो उसी प्रयास में जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए टारगेट बैच है। आप ज्वाइन करिए और तैयारी को बेहतरीन उड़ान दीजिएगा। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस होगा और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किया जा रहा है इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो आप अपनी तैयारी को और चार चांद लगा पाएंगे। तो सॉइल साइंस में जो भी आपके टॉपिक हैं उन सबको हम कवर करेंगे और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। हम जितनी भी हेडिंग्स होंगी उनकी इंग्लिश ज़रूर लिखाते रहेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारे हिंदी भाषा के जो छात्र हैं उनके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। कहने का मतलब हम हिंदी बोलकर इंग्लिश की पीपीटी से आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। जो बोलेंगे वही करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहे थे हिंदी भाषा में सॉइल साइंस को, तो मैं हिंदी भाषा में सॉइल साइंस को आपके बीच ला रहा हूं आज से। तो आज का हमारा जो बिंदु है वो डेमो क्लास के रूप में है। तो हम हेडिंग बनाते हैं, सभी प्यारे बच्चों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर एक बच्चे के पास ये क्लास पहुँचे और वो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसकी परीक्षा में हेल्प हो सके। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे शेयर करने में तो हो सकता है किसी ज़रूरतमंद बच्चे के पास क्लास पहुंच जाए और वो अपनी तैयारी कर सके। क्योंकि बच्चे इस समय बहुत परेशान हैं, टीजीटी वाले ले लो या टीए वाले ले लो, क्योंकि उनको यूट्यूबर बड़ा परेशान कर रखे हैं। पहली बात कि वो रोज़ तो आयोग बन के एग्ज़ाम की डेट क्लियर करने लग रहे हैं। दूसरा कि उनको जहां वो उन्होंने भरोसा किया था वो भरोसे से सीधा उनको धोखा मिला। कहने का मतलब बच्चे जो हमारे बैच से जुड़े हैं वो पर्सनली जब मैसेज करते हैं कि सर ये देखो हमने कोर्स इतने रुपए का लिया था, हिंदी बोलकर इंग्लिश की पीपीटी पढ़ा के और ये बोल दिया कि इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए। अब अगर मैं तो सीधा ये कह रहा हूँ कि अगर आपको हिंदी भाषा में कंटेंट देने के लिए टाइम नहीं था तो बच्चों के साथ धोखाधड़ी क्यों की। कहने का मतलब है बच्चे, इनका भविष्य जुड़ा हुआ है, हम चंद पैसे इनसे अगर कमा लेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि प्यारे साथियों, आप एक भरोसे के संस्थान से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और चार चांद लगा दो, क्योंकि तहलका मचेगा जरूर अगर आपने मेहनत शिद्दत से की होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं मृदा विज्ञान की। हमारा जो आज का टॉपिक है मृदा विज्ञान। सॉयल साइंस। अब हम सॉयल साइंस को बेहतरीन अंदाज में देखेंगे और जानेंगे कि सॉयल साइंस से हम क्या क्या चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो सॉयल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में बात आती है कि हम मिट्टी को जानना कब से प्रारंभ किए। सबसे पहली बात, मिट्टी है क्या। तो आप देखे होंगे बचपन में जब हम लोग पैदा होते हैं मिट्टी में खेलते हैं, बड़े होते हैं मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी से बर्तन बनते हुए देखते हैं, मिट्टी से ईंटें बनते हुए देखते हैं, मिट्टी से आवास बनते हैं,
मिट्टी में पौधे उगाए जाते हैं, मिट्टी के ऊपर घर बनाया जाता है। बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता? ये सब कुछ मिट्टी पर ही होता है। कहने का मतलब है कि मिट्टी ही हमारा आवास है। हमारे वेद पुराण की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद की जब बात करते हैं तो वहां पर पृथ्वी सूक्त में वर्णित है कि पृथ्वी या मिट्टी को विश्व गर्वा कहा गया है। विश्व गर्वा, गर्भ मतलब जैसे हम लोग अपनी माँ के गर्भ में पलते हैं, ऐसे ही पूरा विश्व मिट्टी के गर्भ में पलता है। और मिट्टी को हम माता की संज्ञा भी देते हैं जब वैदिक काल के टाइम पीरियड में जाते हैं। तो मिट्टी हमारे लिए कितना उपयोगी है। अगर मिट्टी ना होती तो हम पौधे नहीं उगा पाते। अब आपके मन में सर आएगी बात कि सर बिना मिट्टी के भी तो पौधे उगते हैं, सर हाइड्रोपोनिक्स करके हम उगा लेंगे, एरोपोनिक्स करके उगा लेंगे। परंतु क्या हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स से हम बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं? नहीं उतना कर सकते हैं। क्या हम एरोपोनिक्स में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। कहने का मतलब जब भी सृष्टि का निर्माण किया होगा परमेश्वर परमात्मा ने, तब सृष्टि का निर्माण होने के बाद जब जीवों का निर्माण किया होगा, जीवों की उत्पत्ति की होगी, तो उनको एक चिंता जरूर सताई होगी कि यार हम जीवों की तो उत्पत्ति कर दिए हैं, अब इनके खाने के लिए हम क्या करें, खाने का बंदोबस्त कैसे करें। तो भोजन का आधार बना के मिट्टी का निर्माण किया। प्रारंभ में हम लोग मांसाहारी प्रवृत्ति के थे, परंतु जिस मांस का हम भक्षण कर रहे थे वो भी पशु तो किसी न किसी चीज को खाते होंगे, तो उनके लिए भोजन आता था। जंगली जो पौधे होते थे वो कहाँ उगते थे? वो मिट्टी पर ही उगते थे। कहने का मतलब मिट्टी हमारे जीवन का आधार है, हम मिट्टी पर ही जीवित हैं। जैसे मृदा के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना कल नहीं है, जल के बिना मछलियां नहीं हैं। ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं ना। तो ऐसे ही मिट्टी हमें हमारे जीवन से जोड़ती। बड़े बड़े विद्वान कहे गए हैं कि मिट्टी ही सभ्यता का निर्माण करती है, मिट्टी ही सभ्यता का पतन करती है। किसी मिट्टी के द्वारा कोई सभ्यता का निर्माण हुआ है, तो अगर वहां मिट्टी का पतन हो रहा है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है, मिट्टी इरोड हो रही है, तो वहां पर सिविलाइजेशन का पतन होगा, सभ्यताओं का पतन होगा। तो सभ्यता के उदय और पतन का कारण भी मिट्टी। हमारे आवास कौन प्रदान करता है? मिट्टी। पौधों के लिए एक घर कौन प्रदान करता है? मिट्टी। सूक्ष्म जीवों के रहने का स्थान कौन प्रदान करता है? मिट्टी। ठीक है, ये सब मिट्टी ही हमें प्रदान करती है। तो हम जरा देखते हैं सॉयल। सबसे पहला हमारा जो बिंदु है सॉयल, जिसको हम क्या कहते हैं? मिट्टी या मृदा। मृदा। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं सॉयल या मृदा, देखा हमने कि मिट्टी या मृदा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सॉयल। आज तो हम कह रहे हैं कि सॉयल, परंतु पुराने समय में इसको क्या कहते थे वो अपने को जानना है। तो सॉयल एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान देना, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है भैया? सॉयल एक लैटिन भाषा का शब्द है। और वो कौन सा लैटिन भाषा है? सोलम। आज जिसको हम सॉयल कहते हैं वो पुराने समय में सोलम हुआ करता था, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सॉयल बोलने लगे। तो ये सोलम जो है ये लैटिन भाषा से निकल कर आया है। अच्छा, मोस्टली हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं ग्रीक और लैटिन। तो क्या कारण ऐसा रहता है कि ग्रीक और लैटिन में ही हम ये सब सारे वर्ड क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ग्रीक और लैटिन, यूनान और एथेंस की ये वो भाषाएं जो जिनमें परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक ऐसे के ऐसे शब्द चलते रहते हैं। इसीलिए देखा होगा आपने ज्यादातर शब्द ग्रीक और लैटिन के ही पढ़े होंगे। तो इस सोलम का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। क्या होता है? फर्श, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्लोर। क्या कहते हैं? फ्लोर कहते हैं। तो आज हम जिसको मिट्टी या मृदा कह रहे हैं वो पहले इसका शाब्दिक अर्थ जो अगर हम निकाल के देखें तो क्या होगा? फर्श या फ्लोर होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि यहां पर एक कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि विश्व मृदा वर्ष। एक पॉइंट यहां पर नोट करेंगे, विश्व मृदा वर्ष।
विश्व मृदा वर्ष। किस वर्ष को विश्व मृदा वर्ष घोषित किया गया? तो भाई साहब 2015 को विश्व मृदा वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया। किसको? 2015 को विश्व मृदा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। शेयर रुकना नहीं चाहिए आप लोगों का, क्लास भयंकर तरीके से शेयर होना चाहिए, जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि इरादे अगर बुलंद हैं तो हौसले अगर बुलंद हैं, इरादे अगर बुलंद हैं तो ये मान के चलो आपके लक्ष्य से आपको कोई भटका नहीं सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अगले मंथ आने वाला है 5 दिसंबर। तो विश्व मृदा दिवस का आयोजन जो है हर साल दिसंबर की 5 तारीख को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि विश्व मृदा संग्रहालय, कहने का मतलब पूरे विश्व लेवल की जो मिट्टियां हैं, पूरे विश्व में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं, उनके नमूने, मिट्टियों के प्रकार के सैंपल कहां पर एकत्र किए गए, पूरे विश्व में पाई जाने वाली मिट्टियां कहां हमको देखने को मिल जाएंगी? तो विश्व मृदा संग्रहालय, वर्ल्ड सॉयल म्यूजियम कहां है? विश्व मृदा संग्रहालय कहां है? तो विश्व मृदा संग्रहालय की जब हम बात करते हैं तो नीदरलैंड है। कहां है? नीदरलैंड। यहां तक बात समझ में आ गई? तो नीदरलैंड में वर्ल्ड सॉयल म्यूजियम स्थित है। तो ये पॉइंट्स आपके कुछ हमने सॉयल साइंस से रिलेटेड आपको बता दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको पैनल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से है। आप हमको जहां कहीं भी सर्च करोगे, हर एक लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। हमारे एप्लीकेशन पर सारे सोशल मीडिया के लिंक मिलेंगे, जहां पर क्विक लिंक दिया होता है ऑप्शन एप्लीकेशन पे, आप वहां जाकर हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट से आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको हर एक जानकारी मिलती रहे। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आगे आपको बताते हैं मिट्टी के बारे में। हमने यहां तक सारी जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं कि जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, ये क्या होती है? पृथ्वी की बाहरी परत होती है। मिट्टी पृथ्वी की बाहरी परत होती है। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। सबसे ऊपरी परत होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि मृदा जो है सबसे ऊपरी परत होती है, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि हमारी ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर जो ये ऊपरी परत है, ये क्या है? ये मिट्टी है, ये मृदा है। क्या है? ये मृदा है। तो ऊपरी परत की जब कभी भी हम बात करेंगे तो ऊपरी परत क्या होगी? ये मृदा होगी। और जब हम आंतरिक परतों के अंदर जाएंगे, ये जो आंतरिक परतों के अंदर जाएंगे, यहां हमको क्या मिलेगा? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। इसकी अगर आंतरिक परतों में हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्राकृतिक गैस मिलेंगी देखने को। क्या मिलेंगी? प्राकृतिक गैसें मिलेंगी। पेट्रोलियम मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा। चट्टान मिलेंगी, चट्टानें मिलेंगी। लावा मिलेगा। ये सारी चीजें हमें पृथ्वी की आंतरिक परत में देखने को मिलेंगी, परंतु बाहरी जो परत होगी ये मृदा होगी। क्या होगी? मृदा होगी। तो कहने का मतलब मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। ये पॉइंट हमें पता चल गया कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉयल।
तो सॉयल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, उसके नीचे वाली जो परतें होती है उनमें ये सब चीजें पाई जाएंगी। उसके बाद मृदा सबसे महत्वपूर्ण मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मृदा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कहने का मतलब है मिट्टी जो है, मृदा जो है, पौधों के लिए, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। कौन? सॉयल। सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में इसको हम लोग रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि मृदा पौधे के लिए आवश्यक होती है। मृदा पौधों के उगने व वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कैसे आवश्यक होगी उगने और वृद्धि के लिए? तो जरा हम बात करते हैं कि जो मिट्टी होती है वो पौधों को अपने रंध्रों में छिपे हुए जल को पौधों की जड़ों के द्वारा पहुंचाती है। मिट्टी में बहुत से तत्व होते हैं, कौन सा तत्व पौधे को चाहिए है वो मिट्टी पौधे को देती है। मिट्टी के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं, किस तत्व को कितनी मात्रा में मूवमेंट कराना है, किस तत्व को कितनी मात्रा में घुलनशील बनाना है, ये मिट्टी की अंदर का गुण होता है। इन सब का जब हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं तो इस घटना को हम बोलते हैं या इस अध्ययन को हम बोलते हैं मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान में हम क्या देखते हैं कि मृदा से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन जो किया जाता है या मृदा के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया, मृदा पौधों के उगने व वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कोई पौधा हमने लगा दिया मिट्टी के अंदर, अब वो पौधों को क्या प्रदान करेगी मिट्टी? एक तो यांत्रिक शक्ति जिससे पौधा मिट्टी में रुका रहे, गिरे ना, उसको आधार प्रदान करेगी, उसको आवश्यक जल प्रदान करेगी, उसको पोषक तत्व प्रदान करेगी जो उसकी बढ़वार के लिए आवश्यक होती है। तो इसलिए मिट्टी पौधों के लिए एक आवश्यक संसाधन का रोल अदा करती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। अब प्राकृतिक पिंड की बात अगर करें तो इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? नेचुरल बॉडी। मतलब प्रकृति के द्वारा एक बॉडी तैयार की गई है, इसमें कृत्रिम कोई भी कार्य नहीं होता है। प्रकृति ही प्रकृति के स्रोतों से, प्रकृति के पदार्थों द्वारा इसका निर्माण होता है। इसलिए मिट्टी एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है? प्राकृतिक पिंड है। ये प्रकृति की शक्तियों द्वारा, प्राकृतिक शक्तियों द्वारा, प्राकृतिक पदार्थों के सड़ने, गलने, टूटने, फूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। अगर हम एक लाइन में अगर बोलें, स्किन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्वचा, पृथ्वी की त्वचा क्या होगा? जैसे हम लोग देखते हैं हमारी जो हाथ है इसकी बाहरी जो त्वचा है इसको क्या कहते हैं? खाल कहते हैं। ऐसे ही मान लो ये पृथ्वी है, इसके सबसे ऊपरी त्वचा या सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। तो पृथ्वी की त्वचा या स्किन ऑफ अर्थ क्या कहलाएगा? मृदा कहलाएगा या सॉयल कहलाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी की त्वचा को हम क्या कहते हैं? तो मृदा कहते हैं। अब अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है, पूरी तरीके से आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, तो दिल खोल के क्लास को शेयर करिएगा, क्योंकि जरूरतमंद बच्चों के पास ये क्लास जरूर पहुंचे ताकि वो अपनी तैयारी को और अच्छा कर सके। हमारा यही उद्देश्य है
कि हर बच्चा अब लगे सरकारी नौकरी में, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चे काफी दिनों से बहुत परेशान थे। अब वक्त आया है उनको अपनी परेशानी को दूर करने का। तो अब भ्रमित नहीं होना है, जो भी आपके पास है आप उस पर भरोसा करके अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाते रहो। तो आप सभी लोग, हर एक बच्चा क्लास को शेयर करेगा ताकि हर बच्चे के पास ये क्लास पहुंचती रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले कुछ कॉन्सेप्ट पर। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अन्य चीजों पर। जैसे हम बात करेंगे मृदा विज्ञान की, कि सॉइल साइंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा सॉइल साइंस। अब यहां से जुड़ी हुई कुछ वार्तालाप हम कर लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे सॉइल साइंस के बारे में। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम हासिल करते हैं। जैसे सॉइल साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान देना, लैटिन भाषा का शब्द है। अब वो कौन सा शब्द है जो लैटिन भाषा से आया है? तो सॉइल साइंस जो है लैटिन भाषा के कैटिना से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? कैटिना। ध्यान देना, यहां पर कैटरीना मत याद रख लेना। तो सॉइल साइंस एक लैटिन भाषा के कैटिना से मिलकर बना, कैटिना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चयन या श्रृंखला। जिसका अर्थ होता है श्रृंखला, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं चयन। क्या कहते हैं? चयन कहते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि मृदा विज्ञान जो है वो लैटिन भाषा के कैटिना से लिया गया, जिसका मतलब होता है श्रृंखला। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एक मिट्टी से संबंधित एक संस्थान है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। इसको भी लिख लेना, भारतीय मृदा विज्ञान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल। कहाँ है? भोपाल। और भोपाल कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल किस लिए फेमस है? तो हम देखते हैं भोपाल को तालाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉन्ड सिटी के नाम से भोपाल को जानते हैं। और पूरे भारत में भोपाल के गोलगप्पे बहुत ज्यादा फेमस हैं। क्या? गोलगप्पे बहुत ज्यादा फेमस है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भी क्या है? भोपाल है। भोपाल में ही 2 से 3 दिसंबर की रात मिथाइल आइसोसाइनेट गैस त्रासदी हुई थी, जो कार्बारिल नाम का इंसेक्टिसाइड बनाया जा रहा था, अमेरिकन कंपनी थी। तो वहां पर भोपाल गैस त्रासदी की भी घटना होती है, तो वो भोपाल में ही होती है। 2 से 3 दिसंबर की रात की घटना है। तो भोपाल से जुड़े हुए कुछ हमने फैक्ट बता दिए। जो IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। एक और ऐसा ही संस्थान होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड स्पाइसेस, वो केरल में है। ठीक है, सॉरी, सीड स्पाइसेस की बात करते हैं, वो NRC सीड स्पाइसेस है, वो तबीजी अजमेर की बात कर रहे हैं। वहां पर IISR होता है। अब हम बात करते हैं मृदा विज्ञान के जनक, मृदा विज्ञान के जनक, मृदा विज्ञान के जनक, मृदा विज्ञान के जनक की अगर बात करते हैं तो यहां पर 2 केसेस में हम जनक को देखेंगे। एक देखेंगे कि भारतीय, भारतीय कौन है? तो भारतीय की बात करेंगे तो जेवी लीदर साहब हैं। लीदर, जेवी लीदर साहब को भारतीय मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। और विश्व में अगर हम बात करें कि विश्व में किसे मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है, तो वी
डाकुचेव। वीवी डाकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। अब माना जाता है जो बीवी डाकुचेव हैं ये रूसी मृदा वैज्ञानिक हैं, इनका जन्म रूस में हुआ था, तो ये रूसी मृदा वैज्ञानिक हैं। क्या हैं? रूसी मृदा वैज्ञानिक हैं। ये महज 57 साल की एज में ही इनका मृत्यु हो जाता है, परंतु जब तक जीवित रहते हैं ये मृदा को ही समर्पित होते हैं। तो बीबी डाकुचेव का अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो होता है वो 1846 के आसपास होता है, और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1903 के आसपास होती है। तो इनकी मृत्यु कब होती है? 1903 के आसपास होती है। तो बीबी डाकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक पूरे विश्व लेवल पर हम देखते हैं, और भारत में जेबी लीथर साहब को हम मृदा विज्ञान का जनक देखते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और हम आपको आगे कुछ और मृदा विज्ञान से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग फटाफट से बस लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ताकि हम सारी चीजों को नोट कर पाएं। चलिए आगे हम देखते हैं कि मृदा विज्ञान से संबंधित हमें और क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। तो हमारी हेडिंग रहेगी मृदा विज्ञान। ठीक है, मृदा विज्ञान। तो मृदा विज्ञान में हम क्या लिख सकते हैं? मृदा के बारे में, मृदा के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करना, मृदा के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करना, वैज्ञानिक अध्ययन करना मृदा विज्ञान कहलाता है। मृदा विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। यहां तक हमने देखा कि मृदा के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे हम उसी को ही क्या बोलेंगे? मृदा विज्ञान बोलेंगे। यहां तक हम बात को क्लियर कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मृदा एक महत्वपूर्ण, मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है एवं उसका अध्ययन करना, एवं उसका अध्ययन करना मृदा विज्ञान कहलाता है। मृदा विज्ञान कहलाता है। मृदा विज्ञान कहलाता है। तो यहां तक हमने देखा कि मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है और उसका अध्ययन करना एवं उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाएगा? मृदा विज्ञान कहलाता है। उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाएगा भाई साहब? मृदा विज्ञान कहलाएगा। यहां तक बातें हमारी क्लियर होती हैं कि हम मृदा विज्ञान तक चीजों को समझ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां पर बात करते हैं हम मृदा से संबंधित। तो अगर हम परिभाषा लिखना चाहें मृदा की तो क्या परिभाषा लिख सकते हैं? अगर हम परिभाषा की बात करना चाहें तो क्या परिभाषा लिख सकते हैं? तो लिखेंगे मृदा एक या पृथ्वी का
बाहरी परत जो होता है, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत या पृथ्वी का सबसे ऊपरी महत्वपूर्ण जो परत होती है वो प्राकृतिक संसाधन होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संसाधन होती है। अगर हम लिखें मृदा पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत या पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, तो लिखेंगे मृदा, इसको पेन को चेंज करते हैं, लिखेंगे मृदा मृदा पृथ्वी की सतह का पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी महत्वपूर्ण संसाधन है, सबसे ऊपरी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण ऊपरी प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन है जो चट्टानों के टूटने जो चट्टानों के टूटने व कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से निर्मित हुआ है। जो मृदा पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जो चट्टानों के टूटने व कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से निर्मित हुआ है। अब मृदा के अंदर उपस्थित रंध्रों के बीच में जल व वायु भरी रहती है। लिखेंगे मृदा कणों के मध्य उपस्थित उपस्थित रंध्रों, पोर्स बोलते हैं, रंध्रों में जल व वायु भरी रहती है, जल व वायु भरी रहती है, भरी रहती है। यह पादपों के लिए आवास, पोषक तत्व, या पादपों के लिए आवास, पोषक तत्व व यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। अगर हम बात करें तो मिट्टी जो है, मृदा है, वो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने एवं कार्बनिक पदार्थ को सड़ने से हुआ है। और मिट्टी के कणों के मध्य जो रंध्र होते हैं उनमें वायु व जल भरा रहता है, और जो मिट्टी होती है वो पादपों के लिए आवास, पोषक तत्व व यांत्रिक सहारा प्रदान करती है कि पौधा मिट्टी में खड़ा है तो किसी भी प्रकार की थोड़ी मोटी हवा चलने से गिरे ना। बहुत ही खतरनाक हवा चलेगी तब तो पौधा क्या, मिट्टी भी कट जाती है। ठीक है, तो पौधे को एक यांत्रिक सहायता प्रदान करती है कौन, मिट्टी। यहां तक तो सामान्य परिभाषा हमने देख ली। अब कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं हम देखेंगे, उसके बाद हम मृदा विज्ञान की शाखाओं पर चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण लेक्चर होगा ये एजीटीए और टीजीटी वाले बच्चों के लिए। आप सभी लोग
धैर्य पूर्वक इस क्लास को देखेंगे, अच्छा प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे हमने क्या देखा, ये एक चट्टान है, ये कुछ चट्टाने, ये कुछ चट्टाने क्या हैं, ये चट्टान क्या है, चट्टान, जिनको हम क्या बोलते हैं, रॉक्स। ये चट्टाने हैं, इनका क्या हुआ, अपक्षय हुआ। इनका अपक्षय हुआ मतलब वेदरिंग हुई, इनकी वेदरिंग हुई। चट्टानों का अपक्षय हुआ मतलब अगर हम इसको देखें तो ये कुछ चट्टाने हैं जिनका अपक्षय हो रहा है, वेदरिंग हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, वेदरिंग हो रही है। कहने का मतलब टूट फूट हो रही है। क्या हो रही है, टूट फूट हो रही है। तो ये छोटे छोटे कण में बदल रहा है, छोटे छोटे कणों में ये ऐसा कुछ बदल रहा है, ये संरचना ऐसी कुछ बन रही है, ये छोटे छोटे कणों में ऐसे टूट रहा है। ठीक है, ये चट्टाने थी बड़ी सी, इनमें वेदरिंग हुई, अपक्षय हुआ, टूटा फूटा, ये छोटे छोटे कण आ गए। इधर क्या है, जीवांश पदार्थ थे, यानी कि कार्बनिक पदार्थ थे। ये इस प्रकार से कुछ ऐसे, ये कार्बनिक पदार्थों का ढेर है, ये कुछ कार्बनिक पदार्थों का ढेर है। क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ, ये कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। और इस ऑर्गेनिक मैटर में क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, सड़न हो रही। क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन। इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, सड़न हो रही है इस ऑर्गेनिक मैटर की। तो जब सड़न हो रही है तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऑर्गेनिक मैटर सड़ेगा। क्या होगा, एक छोटे छोटे टुकड़ों में ऑर्गेनिक मैटर सड़ेगा और इनके सम्मिलित रूप को जब ये एक पास आ जाते हैं, जब एक पास आ जाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक कारणों की वजह से, तो ये निर्माण करते हैं मिट्टी का। किसका निर्माण करते हैं, मृदा का। किसका निर्माण करेंगे, मृदा का निर्माण करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखना, ये जो बीच में खाली जगह रह रही है, ये जो बीच में खाली जगह रह रही है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पोर्स या रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर कहते हैं। इस रंध्र के अंदर जो जल भरा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मृदा जल कहेंगे। और जो वायु भरी रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, मृदा वायु भरी रहेगी। तो जो रंध्र होते हैं मिट्टी में, उनके बीच जो स्थान होता है, उस स्थान में जल भरा रहेगा, वायु भरी रहेगी, उसको मृदा जल और मृदा वायु कहते हैं। ये पृथ्वी के निर्माण में 50%, मृदा के निर्माण में 50% का योगदान देते हैं। मृदा के अवयव जब हम पढ़ेंगे तो 25% मृदा जल और 25% मृदा वायु के बारे में हम लोग देखेंगे। इन्हीं दोनों को मिला के हम रंध्रावकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्रावकाश। तो ये हमने देखा कि मिट्टी का निर्माण प्राकृतिक रूप से कैसे हो रहा है, चट्टानों के टूटने से। अब चट्टानों का अपक्षय बहुत से प्रकार से होता है, मानवीय गतिविधियों से, भौतिक, रासायनिक और जैविक तरीके से। ऐसे ही ऑर्गेनिक मैटर सड़ता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है, ये आपस में कंपोज होके एक मॉस बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉइल, नेचुरल बॉडी कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम आगे आपको मृदा विज्ञान की कुछ परिभाषाएं बताने वाले हैं, जो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेके एक धमाकेदार शेयर करते रहिएगा। ठीक है, आगे हम परिभाषाएं आपको बताने वाले हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं मृदा विज्ञान की परिभाषाएं।
अगली जो हमारी हेडिंग है वो है मृदा विज्ञान की परिभाषाएं। मृदा विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सॉइल साइंस। डेफिनेशंस ऑफ सॉइल साइंस। डेफिनेशंस ऑफ सॉइल साइंस, तो विभिन्न साइंटिस्ट कौन कौन सी परिभाषाएं देकर गए हैं उस पर अपने को विचार करना है और परिभाषा लिखना है। ठीक है, तो ये परिभाषा किनके किनके अनुसार की परिभाषाएं हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा हम लोग देखते हैं जोफी एंड मार्वेट। तो सबसे पहली जो परिभाषा देखते हैं जोफी एंड मार्वेट, जोफी और मार्वट। जोफी और मार्वेट साहब ने कौन सी परिभाषा दी है, तो ये अपने को ध्यान देना है। तो इन्होंने क्या कहा है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। क्या बोला इन्होंने? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड है जो जो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा, जो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मतलब नेचुरल फोर्स के द्वारा प्राकृतिक स्रोतों से, प्राकृतिक स्रोतों से निर्मित होती है। प्राकृतिक स्रोतों से निर्मित होती है। प्राकृतिक स्रोतों से निर्मित होती है। तो जोफी एंड मार्वेट साहब ने जो परिभाषा दी मिट्टी की, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जोफी एंड मार्वेट के अनुसार कौन सी परिभाषा मृदा विज्ञान की है, या ये परिभाषा दे देंगे और पूछ लेंगे कौन से मृदा वैज्ञानिक की ये परिभाषा है। तो जोफी मार्वेट साहब ने क्या कहा, मिट्टी एक नेचुरल बॉडी है जो नेचुरल फोर्सेस के द्वारा नेचुरल रिसोर्स से डेवलप हुई है। ये बात समझ में आ गई कि मिट्टी एक प्राकृतिक पिंड जो प्राकृतिक स्रोतों से, प्राकृतिक शक्तियों द्वारा जिसका निर्माण हुआ हो, वो क्या है, जोफी एंड मार्वेट की परिभाषा है। दूसरी देखते हैं व्हिटनी साहब की परिभाषा। व्हिटनी साहब की परिभाषा देखते हैं। व्हिटनी तो व्हिटनी साहब की जो परिभाषा है वो क्या कहती है, मृदा पोषक तत्वों का धनी स्रोत है या मृदा पोषक तत्वों की धनी है। सॉइल इज अ न्यूट्रिएंट विन। मृदा पोषक तत्वों की धनी है। मृदा पोषक तत्वों की धनी है। पोषक तत्वों की धनी है। ये परिभाषा किसकी है? ये व्हिटनी साहब की परिभाषा है जो एक मृदा वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर हमने दो परिभाषाएं देखी हैं। आप इन दो परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम आपको हिलगार्ड और डाकुचेव जैसे मृदा वैज्ञानिक की परिभाषा बताने वाले हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो तीसरी जो परिभाषा है वो डॉक्टर लगा सकते हैं, हम वैज्ञानिक हैं, वीवी डाकुचेव। वीवी डाकुचेव। वीवी डाकुचेव के अनुसार मिट्टी की अगर परिभाषा देखें तो लिखेंगे मृदा एक स्वतंत्र प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक स्वतंत्र प्राकृतिक पिंड है।
स्वतंत्र प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। जिसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। इन्होंने क्या कहा कि निर्माण मिट्टी का भले ही चट्टानों के टूटने से हुआ है, परंतु मिट्टी अब एक स्वतंत्र पिंड है। मिट्टी या मृदा विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है, वो किसी के अंतर्गत आने वाली विज्ञान नहीं, एक स्वतंत्र विज्ञान है। ऐसा किसने कहा? डाकुचेफ साहब ने। सबसे पहले मृदा का अध्ययन करना सिखाया हम लोगों को, तो किसने सिखाया? डाकुचेफ जी ने सिखाया। अब हम बात करते हैं हिलगार्ड के अनुसार। चौथी जो परिभाषा है वो है हिलगार्ड के अनुसार। तो हिलगार्ड साहब ने क्या परिभाषा दी? आपने हिलगार्ड साहब को पढ़ा होगा सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल के केस में, 11th-12th में आप पढ़ते होंगे हिलगार्ड साहब ने क्या कहा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हिलगार्ड साहब ने क्या कहा। मृदा एक शिथिल व इन्होंने क्या कहा, जो मिट्टी है वो क्या है? एक शिथिल कण है। क्या है? एक शिथिल कण है। हिलगार्ड साहब की जो परिभाषा होती है ये यही बताते हैं कि मिट्टी जो एक, हिलगार्ड साहब की जो परिभाषा है, मिट्टी एक क्षैतिज, शिथिल और पाउडर टाइप की जो कण होते हैं। इन्होंने बताया कि मृदा एक शिथिल व चूर्णिल पदार्थ है या पाउडर टाइप का पदार्थ है, चूर्णिल पदार्थ है। मृदा एक शिथिल व चूर्णिल पदार्थ है, कहने का मतलब एक पाउडरी फॉर्म में मैटर है जो पादपों के लिए आवश्यक आधार पोषक तत्व व आवश्यक वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करने में सक्षम होती है। अनुकूल दशाएं प्रदान करने में सक्षम होती है। यहां तक हम लोगों ने चर्चा किया कि मिट्टी क्या है? एक शिथिल व चूर्णिल पदार्थ है जो पौधों के लिए एक आवश्यक आधार, पोषक तत्व व वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करने में सक्षम होती है। ये तो हमने परिभाषाएं देख ली विभिन्न मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार। अब उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे सॉइल साइंस की शाखाओं पर, ब्रांचेस पर, कि ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस या मृदा विज्ञान की शाखाएं। आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा ताकि ये क्लास हर जगह पहुंचनी चाहिए। जो भी बच्चा एग्रीकल्चर की प्रतियोगी व जो भी सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन बच्चों के लिए भी ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मृदा विज्ञान की शाखाएं। मृदा विज्ञान की शाखाएं
यहां से आपका एक प्रश्न जरूर जरूर आ जाता है, तो इसको भी हम लोग साथ में ही सुलझाते हुए चलेंगे। ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस। ऑफ सॉइल साइंस। तो ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस की जहां कहीं भी बात आएगी, हमारे सामने दो ब्रांचेस निकल कर आएंगी, दो शाखाएं निकल कर आएंगी। उन शाखाओं का अध्ययन करना, उन शाखाओं के बारे में जानना, समझ लो मृदा विज्ञान के बारे में जानना। तो कौन कौन सी वो दो शाखाएं हैं जिनके बारे में हमको जानना है? तो वो दो शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है पेडोलॉजी। क्या नाम है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। इसको अंग्रेजी में भी क्या बोलेंगे? पेडोलॉजी। क्या बोलेंगे? पेडोलॉजी बोलेंगे। ये क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है भैया लोगों? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा से लिया गया है। और कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है ये? पेडॉन प्लस लॉगस। पेडॉन प्लस लॉगस, जिसमें पेडॉन का अर्थ होता है सॉयल। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका? सॉयल या अर्थ, जिसको हम मिट्टी कहते हैं। और लोगस का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज। तो कहने का मतलब है कि मिट्टी या पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। यहां तक बातें हमारे समझ में आ गई। दूसरी तरफ हम जिक्र करते हैं इडेफोलॉजी का। किसका जिक्र करते हैं? इडेफोलॉजी का। इडेफोलॉजी, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी। ये अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं। ये भी भैया लोगों क्या है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। लॉजी वाला शब्द है तो ग्रीक भाषा का ही है। ठीक है, कौन कौन से दो ग्रीक शब्द मिलकर इडेफोलॉजी बनाए हैं? तो एक तो है इडेफॉन, इडेफॉन। दूसरा है लॉगस। तो यहां पर भी लॉगस का मतलब स्टडी ही होगा, जाहिर सी बात है। और इडेफॉन का मतलब होता है सॉयल या ग्राउंड, मृदा या मैदान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इडेफोलॉजी कहलाता है। यहां तक तो हमने सामान्य सा परिचय देखा, इसका सामान्य सी चर्चा यहां पर हम लोगों ने कर ली। अब कहानी आती है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो लिखेंगे मृदा विज्ञान की वह शाखा, लिखेंगे मृदा विज्ञान की वह शाखा, मृदा विज्ञान की वह शाखा, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा निर्माण, मृदा वर्गीकरण, मृदा वर्गीकरण व मृदा वितरण से संबंधित, व मृदा वितरण से संबंधित, व मृदा वितरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यहां तक हमने देखा कि पेडोलॉजी की जो परिभाषा निकल कर आई हमारे सामने, वो क्या निकल कर आई? कि मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मिट्टी का निर्माण, मिट्टी का वर्गीकरण, मिट्टी का वितरण संबंधी अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं? एक
ट्रिक के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर मिट्टी का हम क्या अध्ययन करते हैं, ये सॉइल है, इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, तो ओ सी और डी का, किसका अध्ययन करेंगे, ओ सी और डी का अध्ययन करेंगे। ओ का मतलब है ओरिजिन, ओ का मतलब क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ओ का मतलब क्या है, अभी हम आपको बताते हैं। अब देखना जरा यहां पर, ओ का मतलब है ओरिजिन, मिट्टी की ओरिजिन की हम बात करते हैं। और सी का मतलब है क्लासिफिकेशन, मिट्टी का वर्गीकरण हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिट्टी का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किन किन विधियों के द्वारा हुआ, अब मिट्टी कितने प्रकार से निर्मित हुई, अब मिट्टी का कहाँ कहाँ वितरण है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि पेडोलॉजी में किसका किसका अध्ययन करते हैं, तो तीन चीजें आप याद रखना, ओसीडी का अध्ययन करते हैं, सॉइल का ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पेडोलॉजी का जनक की बात करते हैं, जनक की बात करते हैं, पेडोलॉजी के जनक, तो पेडोलॉजी का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है वी डाकुचेव को। किसको माना जाता है, वी डाकुचेव को पेडोलॉजी का जनक माना जाता है। ये पॉइंट आप मेंशन कर लेना। और इनको आधुनिक पेडोलॉजी का जनक भी माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी, तो भी कौन है, बीबी डाकुचेव है। तो बीबी डाकुचेव को ही मॉडर्न पेडोलॉजी का जनक भी मानते हैं, पेडोलॉजी का भी जनक मानते हैं। पेडोलॉजी में ओसीडी का अध्ययन करते हैं, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। अब बात आती है सर इडेफोलॉजी में सर क्या अध्ययन करते हैं, तो इडेफोलॉजी में देखेंगे एसआरएफ 2015 में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इडेफोलॉजी में क्या देखते हैं, मृदा विज्ञान की वह शाखा, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का पादपों के साथ, मृदा का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है, संबंध का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर क्या है, मिट्टी का प्लांट के साथ रिलेशन का स्टडी किया जाता है कि मिट्टी और पौधे का कैसा रिलेशन है। तो पौधे और मिट्टी का कैसा रिलेशन है, क्या कोई खानदानी रिश्ता है, तो जो मिट्टी होती है और पौधा होता है उनका बस उतना रिलेशन होता है कि पौधा उस मिट्टी में उगा हुआ है तो उस पौधे को जल प्रदान करना, न्यूट्रिएंट प्रदान करना, उसकी वृद्धि के लिए माइक्रो एंड माइनर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको प्रदान करना, साथ ही साथ यांत्रिक शक्ति प्रदान करना ताकि पौधा मिट्टी में खड़ा रह सके। तो यहाँ पर इडेफोलॉजी में ये अध्ययन करते हैं। ट्रिक अगर हम देखें इडेफोलॉजी में, ट्रिक से क्या याद कर सकते हैं, तो ट्रिक से हम यही याद कर सकते हैं इडेफोलॉजी में कि जो सॉयल होता है उसका अध्ययन ये लोग GNY से देखते हैं। तो जी का मतलब होता है ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ का मिट्टी से संबंध इडेफोलॉजी, पौधे को क्या न्यूट्रिशन देना है उसका संबंध इडेफोलॉजी, न्यूट्रिशन, पौधे की कितनी इल्ड हो रही है जिसका संबंध मिट्टी से, इडेफोलॉजी। ध्यान देना क्वेश्चन आता है, पौधे की बढ़वार, पौधों को पोषण, पौधे की उपज का जो सीधा संबंध मिट्टी से होता है उसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, इडेफोलॉजी में। तो पेडोलॉजी में हमने देखा मिट्टी का फिजिकल, मिट्टी का निर्माण हुआ, वर्गीकृत हुआ, बंटवारा कर दिया हमने,
अब यहाँ पर उसी मिट्टी में जो पौधा उग रहा है उसकी ग्रोथ, उसका पोषण, उसकी उपज का डायरेक्ट अध्ययन हम जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं साहब, इडेफोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ी धमाकेदार ये स्लाइड है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आई होगी और आने वाले समय में आ भी सकती है भविष्य में आपके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आगे हम बात करते हैं, एक कुछ छोटा सा एक बिंदु बचा हुआ है उसको भी हम डिस्कशन कर लेते हैं ताकि ये जो हमारा नॉर्मल सा जो सॉइल का आज का जो क्लास था ये कंप्लीट हो। और ऐसे ही अगर सॉइल साइंस के अन्य वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पर विजिट करें, शताब्दी बैच, टारगेट बैच, इन बैचेज में आपको ये सॉइल साइंस देखने को मिलेगी डिटेल से, जो कि कल से क्लासेस वहां पर प्रारंभ हो रही हैं। ये डेमो क्लास आपको यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों जगह देखने को मिल जाएगी। तो जो बच्चे अभी तक वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं वो तुरंत ही प्ले स्टोर पे जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आईफोन और लैपटॉप वाले बच्चे, उनके लिए भी लिंक वीडियो में पिन किया गया है, आप वहां से अपने आईफोन और लैपटॉप में ऐप को चला सकते हैं। तो सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलती रहे, और व्हाट्सएप को हमें सब्सक्राइब, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि समय समय पर जो हमारे द्वारा क्लासेस दी जा रही हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, मृदा है, जो सॉइल है, इसका अध्ययन हम लोग दो ब्रांच में करते हैं मुख्यतः, एक पेडोलॉजी और एक इडेफोलॉजी। एक तो हम लोग पेडोलॉजी में देखते हैं, दूसरा इडेफोलॉजी में देखते हैं। इडेफोलॉजी में हम क्या देखेंगे और पेडोलॉजी में हम क्या देखेंगे, यहां से सीधा क्वेश्चन प्रकट होके आता है, तो वो देखना है अपने को। तो पेडोलॉजी क्या कहता है? पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। लिखेंगे, पेडोलॉजी के अनुसार, पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मतलब प्राकृतिक गतिविधियों द्वारा मिट्टी का निर्माण हुआ है, प्राकृतिक पिंड है। अगर हम इसको अंग्रेजी में बात करें तो सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी। तो अगर हम लिखें तो सॉइल क्या है? एक नेचुरल बॉडी। क्या है? एक नेचुरल बॉडी है जो प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करके प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ पर हम लोग कोई खुरपा मठेई कुदाल वगैरह लेके मिट्टी का निर्माण नहीं किए हैं, ये प्राकृतिक गतिविधियों से मिट्टी का निर्माण हुआ है। उसके बाद इडेफोलॉजी के अनुसार अगर हम बात करें तो देखेंगे, इडेफोलॉजी के अनुसार, इडेफोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक आवास है। मृदा एक प्राकृतिक आवास है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा एक प्राकृतिक आवास है, ये किसके अनुसार परिभाषा है? तो मृदा एक प्राकृतिक आवास है, मतलब अगर अंग्रेजी देखें तो नेचुरल हैबिटेट। क्या हम लिख सकते हैं? नेचुरल हैबिटेट। मिट्टी क्या है? एक नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है। यह परिभाषा इडेफोलॉजी के अनुसार है। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये डेमो क्लास के रूप में सॉइल साइंस का पहला क्लास डेमो आप लोगों के द्वारा देखा गया।
ऐसे ही आपको और ज़्यादा रोचक तथ्यों के साथ हम पूरी मृदा विज्ञान को कंप्लीट करने वाले हैं। पूरी मृदा विज्ञान अगर आपको सिस्टमेटिक ढंग से देखनी है तो आप हमारे ऐप पर आइएगा, आपको सारी क्लासेस वहां पर देखने को मिल जाएंगी, शताब्दी बैच और टारगेट बैच में। तो सभी लोग एक बार दिल खोल के क्लास को शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक बार फिर से नए जोश और होश के साथ और एक नवीन ऊर्जा के साथ हम मिलेंगे और बेहतरीन टॉपिक पर होगा अब प्रहार। निरंतर प्रहार जारी रहेगा जब तक एग्जाम खोपड़ी पे सवार रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।